नमस्कार मित्रों, मैं रामोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया है। इस श्रृंखला की यह तीसरी वीडियो है। यह वीडियो आगामी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट की सामग्री को सूची सेकंड के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सूची फर्स्ट में जो है अशोक काल की कुछ रचनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में जो है उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। अब हमें जो है उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले सूची फर्स्ट में है 4 सिंह स्तंभ शिखर। तो 4 सिंह स्तंभ शिखर जो है वह सारनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? सारनाथ से संबंधित है। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित जो एक बौद्ध स्थल है और यहीं से जो है अशोक का सिंह स्तंभ प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 सिंह जो है आपस में उकड़ू की मुद्रा में बैठे हुए हैं और पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। तो सारनाथ सिंह जो है सिंह शीर्ष जो है मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है या सर्वोत्कृष्ट रूप है और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता था। इस स्तंभ की जो चौकी है उस पे 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बैठे हैं और जो सिंह हैं उन सिंहों के नीचे 4 पशु और उन पशुओं में है आपका बैल। कौन कौन? बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। ये 4 पशु हैं और ये चारों पशु जो है दौड़ती हुई मुद्रा, जैसे इनका जो देखने पर आभास हो रहा है कि ये दौड़ रहे हैं। तो इन चारों पशुओं की दौड़ती हुई मुद्रा तथा बीच में जो है 24 तीलियों वाला जो है एक चक्र बना हुआ है और जिस सिंहों का जो मस्तक है, ठीक है, तो सिंहों के मस्तक पर 32 तीलियों वाला जो महाधर्म चक्र स्थापित है। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, अशोक चिन्ह या सारनाथ स्तंभ चिन्ह, वह इसी सारनाथ सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। तो पहले में आएगा 3, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका दूसरा है हाथी स्तंभ शिखर। तो हाथी स्तंभ शिखर जो है आपके संकिसा से प्राप्त हुआ है, तो विकल्प 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हाथी स्तंभ शिखर है वह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और गज शीर्ष वाला एकमात्र स्तंभ है। कौन सा? हाथी स्तंभ शिखर संकिसा। तो इसमें विकल्प 1 सही हो जाएगा, मतलब 4 सिंह स्तंभ 3 और बैल हाथी स्तंभ शिखर ये आपका हो जा रहा है 1, तो 3-1 हो गया। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर बैल स्तंभ शिखर। तो बैल स्तंभ शिखर जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैल स्तंभ शिखर रामपुरवा, बिहार में स्थित रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। और एक पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर निहार रंजन जो है इस बैल स्तंभ शिखर को मौर्यकालीन तक्षण कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं और इसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में संरक्षित
रखा गया। इसके बाद आपका है हाथी की शिला मूर्ति, हाथी की प्रस्तर मूर्ति। तो हाथी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है वह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित धौली नामक स्थान से प्राप्त हुई है। और धौली में से जो एक चट्टान को काट कर एक हाथी का अग्रभाग बनाया गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 4। तो हमारा 4 सिंह स्तंभ शिखर सारनाथ, 3 हाथी स्तंभ शिखर संकिसा, 1 बैल स्तंभ शिखर रामपुरवा, 2 और हाथी की शिला मूर्ति 4। 3, 1, 2, 4 हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही हो रहा है। 3, 1, 2, 4 विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। 22वां प्रश्न है, जातक में शिल्पकार संघ के मुखिया को जेठक कहते हैं। जो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ वह ग्रंथ होता है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है, जिनकी संख्या 563 के आसपास बताई जाती है। तो जो जातक ग्रंथ है उसमें जो शिल्पकार संघ का मुखिया होता है उसको जेठक कहा जाता है। तो आगे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन काष्ठकार समाज को संदर्भित करता है। तो काष्ठकार समाज को जो है वधाकी जेठक जो है संदर्भित करता है। ठीक है, आपके जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें शिल्पकार या जो शिल्पी संघ का जो शिल्पियों की जो श्रेणी होती थी उसको जेठक कहा जाता था। और जातक ग्रंथों में कुल 18 प्रकार के शिल्पों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण शिल्प हैं। तो उसमें आपका पहला है वर्धकी। तो वर्धकी और वधाकी बात एक ही है, जिसको आप जो है बढ़ई के नाम से जानते हो। इसके बाद है कम्मार या कर्मकार। ये बेसिकली जो है धातु का कार्य करने वाले व्यक्ति होते थे, लेकिन प्रमुख रूप से इसको कहा जाता है लोहार। इसके बाद तीसरा था चर्मकार और चौथा था चित्रकार। ठीक है, ये 4 जो है वर्ग शिल्पियों के जो 18 प्रकार होते थे उनमें 4 प्रकार बहुत महत्वपूर्ण था। और जो श्रेणी होता है, कभी कभी श्रेणी को पूछा जाता है, तो श्रेणी एक ही व्यवसाय से जुड़े लोगों का समूह होता है। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को काव्य पर पहली कन्नड़ पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसे किस प्रकार से नामित किया गया है। तो इसे जो है कविराज मार्ग के नाम से जाना जाता है। विकल्प ब हमारा सही आंसर है। जो हमारे जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, तमिल भाषा है। और उसके बाद तमिल के बाद देखा जाए तो सबसे अधिक प्राचीन भाषा कन्नड़ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन भाषा कन्नड़ है। और जो कन्नड़ है तो प्रथम कन्नड़ लेखक का नाम अगर आप कभी पूछा जाए, प्रथम कन्नड़ लेखक कौन है, तब अमोघ वर्ष का नाम आएगा। जिसको नृपतुंग या उसकी उपाधि थी नृपतुंग, मतलब राजाओं का शिखर जिसको आप कह सकते हो। और अगर रचना पूछा जाए तो कविराज मार्ग को हमें बताना है कि कन्नड़ साहित्य की पहली जो है रचना बेसिकली जो है ये जो कविराज मार्ग है, ठीक है, यह कविता है। कविराज मार्ग जो है यह काव्य साहित्य है। और इसमें जो सबसे प्राचीन गद्य साहित्य है उसको बोलते हैं आपका बोठ आराधन। और यह जो रचना है सीओ कोट्याचार्य की है। सीओ कोट्याचार्य की रचना है। अगर काव्य में पूछा जा रहा है
तब हमें अमोघ वर्षकृत कविराज मार्ग का चर्चा करना है। अगर गद्य साहित्य पूछा जा रहा है तो सीओ कोट्याचार्य कृत वोट आराधन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आठवीं से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो देखा जाए कि जो हमारा प्रतिहार वंश था उस प्रारंभिक उसका केंद्र जो राजस्थान का जो मंडोर का क्षेत्र था, राजस्थान का मंडोर का क्षेत्र था। ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो मंडोर का क्षेत्र आपका जो है भीनमाल के अंतर्गत आएगा, तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। और ये जो आपका प्रतिहार वंश है, तो एक राजपूतों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें एक सिद्धांत है अग्निकुल का सिद्धांत, अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका विवरण जो है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया। पृथ्वीराज रासो में विस्तृत रूप से किया है, जिसमें बताया गया है कि एक यज्ञ किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसमें से कुल 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। अब यह एक रहस्यमयी मिथक है या जो भी है, अगर देखा जाए तो एक नवशासांक चरित्र रचना है जो कि पद्मगुप्त परिमल की है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन पूर्ण रूपेण इसका विवरण पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना उसमें मिलता है। और इसमें कुल 4 राजवंश जो उत्पन्न हुए थे। पहला आपका हो गया प्रतिहार। ठीक है। प्रतिहार के बाद जो है आपका हो जाएगा चालुक्य राजवंश, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चाहमान या चाहमान जिसको आप बोलते हो, चाहमान। ये 4 राजवंश थे जिनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुल के सिद्धांत के द्वारा मानी जाती है। और ये जो अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत थे, इसमें सबसे अधिक या सबसे शक्तिशाली शाखा जो आपकी प्रतिहार राजवंशी थी। और एक चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग ने जो है यहाँ इनकी राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या नाम है, भीनमाल का उल्लेख किया, जिसका जो उसने नामकरण किया पीलो मोलो। भीनमाल का जो है चीनी नाम क्या, पीलो मोलो। और इस वंश का प्रथम शासक अगर पूछा जाए तो इस वंश का परम आदि पुरुष या परम शासक जो है हरिश्चंद्र था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्ययुगीन विचारक और लेखक मेघातिथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वह चोरों से अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना व्यक्ति का अधिकार मानता है। तो जो मेघातिथि जो है वह जो है चोरों से अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना व्यक्ति का अधिकार मानता है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, वह मुख्य रूप से पुराणों में दिए गए शाही अधिकारों और विशेषाधिकारों के चरम दृष्टिकोण के खिलाफ यह भी सोचता है कि एक अन्यायी राजा का विरोध करना सही था। यह भी सही है, यह भी पूर्ण रूपेण सही है। तो इस प्रकार से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पाल और प्रतिहार साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल और प्रतिहार, जिसमें से प्रतिहार जो है अग्निकुल के सिद्धांत, उसकी उत्पत्ति जो है अग्निकुल के सिद्धांत से मानी जाती है। तो इसमें जो आपका पहला कथन है, एक प्रांत के राज्यपाल को विषयपति कहा जाता था, यह गलत है। जो राजपूतकालीन संस्कृति है, अगर उसमें आप देखा जाए कि जो राजपूतकालीन साम्राज्य था, क्या था, साम्राज्य, तो साम्राज्य का विभाजन जो है प्रांतों में किया गया था। प्रांतों में साम्राज्य का विभाजन किया गया था, जिसको भुक्त या मंडल के नाम से जाना जाता था। भुक्त या मंडल के नाम से जाना जाता था। और जो प्रांत का मुखिया होता था उसको मांडलिक कहा जाता था। प्रांत का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था,
मांडलिक कहा जाता था। साथ ही साथ जो मांडलिक होता था उसको राजस्थानी भी बोलते थे, राजस्थानी बोलते थे, भौगिक बोलते थे। क्या क्या? राजस्थानी, भौगिक, राष्ट्रपति बोलते थे उसको, उपरिक महाराज बोलते थे, उपरिक, ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता था। चूंकि कथन में, पहले कथन में राज्यपाल को विषयपति कहा जाता था, यह गलत है। अब एक बार हम आपको बता देते हैं कि हो गया साम्राज्य, ठीक। साम्राज्य का विभाजन किस में हो गया? प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में होता था। और प्रांतों का जो विभाजन होता था वह होता था विषय में। विषय का मतलब यहाँ पर हो गया जिला, और जिले का जो विषय का जो शासक होता था वह होता था विषयपति, वह होता था विषयपति, ठीक। और इसके बाद जो है आपका जो विषय हो गया, उसके बाद जो ग्राम समूह होता था जिसको पैठक कहते थे, ग्राम समूह को कहा जाता था पैठक, और पैठक के बाद होता था ग्राम, ग्राम का शासक ग्रामिक होता था, ठीक है। यह साम्राज्य का विभाजन होता था। हमारा अगला प्रश्न है, तो हाँ एक चीज यहाँ से बता दें आपको, तो हमारा कथन एक गलत है हमारा। हाँ, दूसरा कथन, राज्यपाल से भू राजस्व एकत्र करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। यह राजपूत काल के विषय में पूछा जा रहा कि जो राज्यपाल होता था उससे भू राजस्व एकत्र करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। यह कथन सही है। इस प्रकार से कथन 2, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यह 12वीं शताब्दी में लिखे गए पाठ लीलावती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें लीलावती, जबकि जैसा हम जानते हैं एक अंकगणित से संबंधित ग्रंथ है, उसके संबंध में पूछा गया है। तो लीलावती यह भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, यह सही है। भास्कर द्वितीय को हम लोग भास्कर द्वितीय को हम लोग भास्कराचार्य के नाम से भी जानते हैं। लीलावती इन्हीं भास्कराचार्य का एक ग्रंथ है, और भास्कराचार्य का जन्म 12वीं सदी में हुआ था, 12वीं सदी में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है सिद्धांत शिरोमणि थी, सिद्धांत शिरोमणि। और जो आपका सिद्धांत शिरोमणि है, इसके कुल 4 भाग थे, इसके कुल 4 भाग थे। पहला है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोला गणित, ठीक है। इसके 4 भाग थे। तो लीलावती के विषय में पूछा गया, तो लीलावती का संबंध जो अंक गणित से होता है, अंक गणित से है। और एक मुगल काल में इसका जो है अनुवाद भी हुआ था अबुल फलस एवं फैजी के द्वारा। ये दोनों सगे भाई थे और इन्होंने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ एक चीज है, सॉरी, यहाँ पे सही उत्तर बताएं। नहीं, अभी दूसरा कथन मैंने नहीं पढ़ा है। यह दूसरा कथन है, यह गणित के विज्ञान पर एक पाठ है, यह भी अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो कथन 1 और 2 हमारा सही आंसर है, तो इसलिए विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी की एक जैन रचना अजिता पुराण के लेखक हैं। तो अजिता पुराण जो है 10वीं शताब्दी की एक रचना है, और यह कन्नड़ साहित्य से संबंधित है, यह कन्नड़ साहित्य से संबंधित है, और इसके लेखक जो है रन्ना महाराज हैं। तो रन्ना है, तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। अजिता पुराण बेसिकली जो है, ये जो कन्नड़ साहित्य में कुल त्रिरत्न होते थे, कन्नड़ साहित्य के कुल त्रिरत्न होते थे, और उन त्रिरत्नों के नाम है पंपा या पंप, ठीक है, पन्ना और रन्ना। यह कन्नड़ साहित्य के 3 शिरोमणि थे, जिनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो रन्ना ने जो है आपके जो दूसरे तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर थे, जिनका नाम था
अजितनाथ। तो अजितनाथ के ऊपर ही अजिता पुराण की रचना की है, यह उनका जीवन चरित्र है। और एक रचना पूछी जाती है गदा युद्ध। गदा युद्ध भी आपकी रन्ना की ही रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रवण बेलगोला जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। और श्रवण अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवण बेलगोला में जाकर ही अपने प्राणों का बलिदान किया था। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है, यह कठोर तपस्या करते हुए संत को खड़ा हुआ दिखाता है। तो बाहुबली की वहाँ पे एक विशाल जैन प्रतिमा बनी हुई है। इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, क्या नाम था, ऋषभनाथ या आदिनाथ। आदिनाथ के पुत्र का नाम था गोमतेश्वर, जिनको हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, और यह स्वतंत्र रूप से खड़ी एक चट्टान की मूर्ति है। यह चट्टान एक खड़ी हुई मतलब ये जो, हाँ देखिए आपको बताना चाहेंगे, यह मूर्ति जो है खड़ी हुई है। यहाँ पे कहा गया है कि संत को खड़ा हुआ दिखाता है। तो संत को खड़ा हुआ मतलब एक मुद्रा होती है कायोत्सर्ग मुद्रा। खड़ी हुई मुद्रा को कायोत्सर्ग मुद्रा कहा जाता है। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। और इसका निर्माण जो है एक गंगवंशी शासक था, गंगवंश का शासक था राजमल को रचमल के नाम से भी जाना जाता है, रचमल फोर्थ। ठीक है, उसका एक मंत्री था चामुंड राय। तो चामुंड राय के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो यह कथन तो सही है। और दूसरा कथन है इसमें, संत को अपने पैरों के चारों ओर चढ़ने वाले पौधों से बेपरवाह दिखाया गया। एक्चुअली जो संत है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में जो है तपस्या लीन है, और वह अपने तपस्या में इतना लीन है कि उनके ऊपर जो है झाड़ियाँ चढ़ रही हैं, पौधों की शाखाएं चढ़ रही हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसलिए विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। आपने एक पढ़ा होगा महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक जो है प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात इसी जैन प्रतिमा मतलब बाहुबली की जैन प्रतिमा का जो है किया जाता है, और इसे जैन धर्म का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने कुल 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।